हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म सूत्र। तो प्रिज्म सूत्र को स्थापित करने के लिए यहाँ पर हमने किसी प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट ABC लिया है। क्लियर। तो जो ABC है वो क्या है, किसी प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट। क्लियर। ये क्या है, ABC किसी प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट। ठीक है। अब इस अनुप्रस्थ काट के फलक AB पर हमने ये कोई प्रकाश किरण आपतित करा दी। क्लियर। अब आप देखेंगे ये प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट है, इसके चारों ओर विरल माध्यम होगा। ठीक है। और ये कैसा माध्यम हो जाएगा, प्रिज्म सघन माध्यम हो जाएगा। क्यों, प्रिज्म जो बना होगा वो या तो कांच का होगा या प्लास्टिक का होगा, और इसके चारों ओर हम हवा मान के चल रहे हैं। तो ये जो आपतित प्रकाश किरण हैं जब प्रिज्म में प्रवेश करेगी, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो अपवर्तन की घटना होगी। अपवर्तन की घटना का अध्ययन करने के लिए आपतन बिंदु पर अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो देखो ये क्या हो गया आपका आपतन बिंदु, क्योंकि ये प्रकाश किरण इस बिंदु पर आपतित हो रही है। तो इस आपतन बिंदु पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभिलंब को खींच लेते हैं। क्लियर। ध्यान रखें, जो आप ये अभिलंब खींच रहे हैं वो फलक AB के लंबवत होना चाहिए। क्लियर। इसको हमने कह दिया N। क्या कह दिया, N। क्लियर। तो ये आपतित प्रकाश किरण है, ये अभिलंब है, तो ये वाला जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण I। क्लियर। अब आप देखें जो ये प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर इस आपतित प्रकाश किरण को फलक AB डिस्टर्ब नहीं करता तो ये जो प्रकाश किरण है वो इस दिशा में चली जाती। ठीक है। लेकिन इस आपतित प्रकाश किरण को फलक AB डिस्टर्ब कर रहा है, अर्थात फलक AB से जो ये प्रकाश किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कहने का मतलब आपका अभिलंब ये है, प्रकाश किरण का मूल मार्ग ये था। अब जब अभिलंब की ओर झुकेगी तो किधर आएगी, नीचे की ओर। यानी कि जो ये आपतित प्रकाश किरण है उसका मार्ग ये न रह के इससे थोड़ा नीचे आएगा, अभिलंब की ओर आएगा। तो हम इस आपतित प्रकाश किरण को क्या करते हैं, अभिलंब की ओर झुका देते हैं। क्लियर। तो ये आपतित प्रकाश किरण हो गई, ये अपवर्तित प्रकाश किरण हो गई। क्लियर। तो इस आपतित प्रकाश किरण को हम कह देते हैं PQ। क्लियर। अब आप देखो आपकी जो ये अपवर्तित प्रकाश किरण थी वो फलक AC के लिए आपतित प्रकाश किरण का काम करेगी, क्योंकि जो ये अपवर्तित प्रकाश किरण है फलक AC पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो यहां पे पुनः क्या बन गया, आपतन बिंदु। क्लियर। अब ये जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है। तो इसका पुनः अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन का अध्ययन करने के लिए आप इस आपतन बिंदु पर पुनः क्या ले लेंगे, अभिलंब। इसको हमने कह दिया N डैश। क्लियर। अब देखो ये जो प्रकाश किरण है वो फलक AC के लिए आपतित प्रकाश किरण है और ये अभिलंब है, तो ये जो कोण बनेगा आपतन कोण होगा। क्लियर। उससे पहले आप देखें ये अपवर्तित प्रकाश किरण है किसके लिए, फलक AB के लिए। तो फलक AB के लिए अपवर्तित प्रकाश किरण ये है और अभिलंब ये है, तो अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसको हमने कह दिया R। ठीक है। और जो ये वाली प्रकाश किरण है वो फलक AC पर आपतित हो रही है, तो फलक AC के लिए आपतित प्रकाश किरण है और फलक AC के लिए ये अभिलंब है, तो ये जो कोण है वो आपतन कोण है। तो इस आपतन कोण को भी हमने शो कर दिया R से। चूंकि दोनों में अंतर करना है तो इसे हम कह देते हैं R1 और इसे कह देते हैं R2। क्लियर। अब आप देखो ये जो प्रकाश किरण है इसका हम नाम दे देते हैं QR। क्या नाम दे दिया हमने, QR। अब देखो ये जो QR प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो
अविलंब से दूर हटेगी। अगर इस प्रकाश किरण QR को इस फलक AC के द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाता तो ये कैसी चली जाती, इस प्रकार से चली जाती। लेकिन फलक AC से ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी। देखो अभी प्रकाश किरण का मार्ग इस प्रकार से होता, चूंकि इस फलक के द्वारा इसका डिस्टरबेंस हो गया है तो ये अविलंब से दूर होगी। अविलंब कहाँ, ये है, अविलंब की ओर चलेगी। अगर इधर जाएगी तो अब किधर चलेगी, ये नीचे की ओर, क्योंकि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्लियर। तो जो ये प्रकाश किरण है जब विरल माध्यम में आएगी तो इस प्रकार से गमन कर जाएगी, अर्थात अविलंब से दूर हट जाएगी। तो अब जो ये प्रकाश किरण है वो इस प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो इसे हम कह देंगे निर्गत प्रकाश किरण। क्लियर। तो ये निर्गत प्रकाश किरण है और ये अविलंब है तो इनके मध्य जो कोण बनेगा उसे हम कह देंगे निर्गमन कोण E। और इस निर्गत किरण को क्या कह देंगे, RS। क्लियर। ये क्या थी आपकी आपतित प्रकाश किरण की दिशा और ये क्या है निर्गत प्रकाश किरण की दिशा। अगर हम निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ा दें तो निर्गत प्रकाश किरण और आपतित प्रकाश किरण आपस में काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जो ये वाला कोण बनेगा, ये वाला, वो कहलाएगा विचलन कोण डेल्टा। क्या कहलाएगा, विचलन कोण डेल्टा। यानी कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा एवं निर्गत प्रकाश किरण की दिशा के मध्य बने कोण को विचलन कोण कहते हैं और इसे हम किससे शो करते हैं, डेल से। किससे शो करते हैं, डेल से। क्लियर। यहां पे हमने लिख दिया F, कोई समस्या, और इसको हमने नाम दे दिया U। क्लियर। अब आप प्रिज्म सूत्र को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे चित्र से। अब आप देखो AQUR क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। देखें AQUR एक चतुर्भुज बन रहा है तो लिखेंगे चित्र से चतुर्भुज AQUR में। ठीक है। तो जब चतुर्भुज AQR में देखेंगे तो आप जानते हैं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर चतुर्भुज के चारों कोणों का हम जोड़ दें तो उनका योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो हम जोड़ना शुरू करेंगे कैसे, RAQ, कोण कौन सा लिया, कोण RAQ प्लस RAQ ले लिया, यानी कि ये वाला कोण आ गया। अब दूसरा कोण लेंगे अपन AQU प्लस कोण AQU, यानी कि कोण Q आ गया। अब तीसरा कोण लेंगे कौन सा है, QUR प्लस कोण QUR प्लस कोण चौथा ये बचा URA प्लस कोण URA बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर। कौन कौन सा कोण ले लिया आपने, कोण A ले लिया, कोण Q ले लिया, कोण U ले लिया, कोण R ले लिया, और इन चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। इसको हमने इक्वेशन बना लिया फर्स्ट। क्लियर। अब आप देखें कि जो NU है वो फलक AB पर क्या है, अभिलंब है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इतना कोण कितना होगा, 90 होगा। तो इधर का भी कोण कितना होगा, 90 होगा। ये वाला कोण भी कितना होगा, 90 होगा ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोण AQU। ठीक है। और इधर और देखें आप क्या कि जो आपका NDU है वो भी अभिलंब है, NDU वो भी अभिलंब है किस पर, AC पर। ठीक है। तो इधर का भी कोण 90 होगा और इधर का भी कोण 90 होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोण ARU भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो अपन क्या लिख देंगे, कोण ARU बराबर 90 डिग्री। क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या लिखेंगे, कोण AQU की जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री। कोण
ए आर यू कह दो या यू आर ए कह दो, बात एक ही है। तो यहां पे भी कितना रखेंगे 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कोण आर ए क्यू प्लस 90 इसकी जगह प्लस कोण क्यू यू आर प्लस इसकी जगह भी कितना 90 बराबर कितना हो जाएगा 360। अब देखो 90 और 90 हो गया 180, 180 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोण आर ए क्यू प्लस कोण क्यू यू आर बराबर 360 माइनस, देखो 90 और 90 को उधर भेजा तो 180 चला जाएगा और माइनस का हो गया। तो 360 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा 180 डिग्री। समीकरण कितना बन जाएगा 2। क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे त्रिभुज क्यू यू आर में, किसमें त्रिभुज क्यू यू आर में। जब आप त्रिभुज क्यू यू आर में देखेंगे तो त्रिभुज के कौन कौन से कोण हैं R1 R2 और कोण U। तो अपन क्या लिख सकते हैं कोण क्यू यू आर, कौन सा क्यू यू आर अर्थात कोण U प्लस कौन कौन से कोण हैं R1 और R2। तो क्या हो जाएगा कोण R1 प्लस कोण R2 बराबर 180 डिग्री। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर। इसको अपन ने बना लिया समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 2 और 3 दोनों की RHS आपस में बराबर हैं तो LHS भी आपस में कैसी होंगी बराबर होंगी। क्लियर। देखें समीकरण 2 और 3 की RHS आपस में बराबर हैं तो LHS भी आपस में बराबर होंगी। तो आप क्या लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक है, इनकी चूंकि RHS बराबर हैं तो LHS को भी अपन बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कोण आर ए क्यू, पहले हम ये लिखे, प्लस कोण क्यू यू आर, ये वाला कोण लिख लिए, यानी कि समीकरण 2 का आपने LHS लिख लिया। अब आप समीकरण 3 का LHS लिखोगे बराबर करके तो क्या होगा कोण क्यू यू आर प्लस कोण R1 प्लस कोण R2, ये लिख लिया कोण क्यू यू आर कोण R1 प्लस कोण R2। क्लियर। अब आप देख रहे हैं RHS में भी कोण क्यू यू आर है और LHS में भी कोण क्यू यू आर है तो आपस में ये दोनों हो जाएंगे सॉल्व। क्लियर। तो यहां पे क्या बचा कोण आर ए क्यू, यानी कि आर ए क्यूब, तो आर ए क्यूब को आप कोण ए भी कह सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं देखो कोण आर ए क्यूब की जगह कोण ए बराबर बराबर क्यों, क्योंकि कोण क्यू यू आर से कोण क्यू यू आर हो गया सॉल्व। तो बराबर में क्या बचेगा कोण R1 प्लस कोण R2। क्लियर। इसे और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A बराबर R1 प्लस R2, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। आगे हम और सॉल्व करेंगे और आगे अपन जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे त्रिभुज क्यू आर और यहां पे हम कोई नाम दे देते हैं ओ। ठीक है। कौन सा त्रिभुज सॉल्व करेंगे ओ क्यू आर। क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में, तो आप त्रिभुज ओ क्यू आर में देखेंगे कि इसका केवल आपको बहिष्कोण पता है, ठीक है, कोई भी आंतरिक कोण नहीं पता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो कोण है वो आई है, ये वाला कोण कितना है आई है, और इसके बराबर कौन सा कोण होगा ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण कैसे कोण होंगे शीर्षाभिमुख। तो जब ये वाला कोण आई है तो ये वाला भी कोण कितना होगा आई होगा। लेकिन आपको कौन सा कोण चाहिए ये वाला। क्यों? आपको त्रिभुज कौन सा सॉल्व करना है ओ क्यू
आर, तो यही तो त्रिभुज का कोण है। ठीक है, तो ये वाला कोण आई, तो ये वाला भी कोण आई, लेकिन आपको इतना कोण चाहिए। अब आप देख रहे हैं इस टोटल कोण में से इतना कोण कितना है, R1 है, तो ये कितना कोण बचेगा, तो आप क्या करेंगे, ये कोण आई है तो ये कोण भी आई होगा, और इस आई कोण में से R1 कोण निकल गया, इस पूरे आई कोण में से R1 कोण निकल गया, तो यहां कितना बचेगा, I माइनस R1, कितना बचेगा, I माइनस R1। क्लियर। इसी प्रकार आप इधर देखेंगे, ये आपका कितना कोण है, E, और इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण है, ये कोण और ये कोण कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख। तो जब कोण ये E है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, E, लेकिन आपको चाहिए कितना कोण, ये, और आप देख रहे हैं कि ये टोटल E कोण है, और इस E कोण में से R2 कोण निकाल दिया जाए तो ये वाला कोण बचेगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा, E माइनस R2। क्लियर। तो आप देखेंगे त्रिभुज OQR में ये देखो क्या है, बहिष्कोण है, और ये दोनों कोण कैसे हैं, इस बहिष्कोण से दूर वाले कोण हैं, इस बहिष्कोण के पास वाला कोण क्या है, ये है। तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, कोण डेल्टा बराबर कोण I माइनस R1 प्लस कोण E माइनस R2। ठीक है, ये जो बहिष्कोण है वो दूर वाले अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। दूर वाले अंतःकोण कौन से, एक तो ये है I माइनस R1 और दूसरा कौन सा है, E माइनस R2। तो इस बहिष्कोण को हमने इन दोनों कोणों के योग के बराबर कर दिया। तो बहिष्कोण बराबर सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर, या थोड़ा इसे अच्छे लिख सकते हैं हम क्या, डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। क्लियर। या इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर I प्लस का है, E भी प्लस का है, तो दोनों को पास पास कर लिया। यहां देखो R1 का है, माइनस का है, R2 भी माइनस का, तो क्या लिखेंगे, माइनस R1 और माइनस का R2। या इसे थोड़ा अच्छे से और कैसे लिख देंगे अपन, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। हमने क्या किया, इसे माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। अब आप देखें ये समीकरण 4 है, तो आप लिख सकते हैं कहां से, समीकरण 4 से। जब आप समीकरण 4 से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें R1 प्लस R2 की जगह अपन क्या लिख देंगे, R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख देंगे, A। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, और ये समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 5। कितना बन जाएगा, 5। क्लियर। यहां पे देखो ये क्या है, विचलन कोण है, I क्या है, आपतन कोण है, E क्या है, निर्गमन कोण है, और इस A को हम कह देते हैं प्रिज्म कोण। कौन सा कोण कह देते हैं, प्रिज्म कोण। ठीक है। तो अब आप देखो कि जो ये विचलन कोण है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपतन कोण पे। अतः स्पष्ट होता है कि आपतन कोण पर ही विचलन कोण निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है, जो विचलन कोण है वो किस पे डिपेंड करता है, आपतन कोण पे। अपनी सुविधा के लिए इस समीकरण नंबर 5 को हम इधर लिख लेते हैं, क्या, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, समीकरण नंबर 5। अब हम आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचेंगे। क्लियर। आपतन कोण व विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचने के लिए हमने x अक्ष पर आपतन कोण I को लिया है और y अक्ष पर विचलन कोण डेल्टा या डेल को लिया है। क्लियर। तो जब हम आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो प्रारंभ में आपतन कोण का मान कम होता है, तब विचलन कोण का मान अधिक होता है, और जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं विचलन कोण का मान कम होता जाता है, और आपतन कोण की एक ऐसी स्थिति आती है जिस पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। आपतन कोण की इस स्थिति के बाद हम आपतन कोण के मान को और बढ़ाएं तो विचलन कोण का मान पुनः बढ़ना प्रारंभ
कर देता है और आपतन कोण का मान बढ़ाते जाने पर विचलन कोण के मान में वृद्धि होती जाती है। तो इसका ग्राफ हमको इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहां देखेंगे इस कंडीशन में जो विचलन कोण का मान है डेल्टा वो कैसा है, मिनिमम है। ठीक है, यहां पर डेल्टा का मान मिनिमम क्यों है, क्योंकि जो विचलन कोण का मान है इससे कम मिल नहीं रहा है नीचे की ओर। क्लियर। और इस विचलन कोण पे जो आपतन कोण का मान है वो ये है। क्लियर। इस आपतन कोण पर विचलन कोण का मान कैसा प्राप्त हुआ, न्यूनतम प्राप्त हुआ। और इस स्थिति में क्या होता है, आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर हो जाता है, अर्थात जो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित प्रकाश किरण होती है वो आधार के समांतर हो जाती है। जैसे आपने प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट ABC लिया था, तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी आपतन कोण और निर्गमन कोण बराबर हो जाएंगे तो अपवर्तित प्रकाश किरण QR आधार BC के समांतर हो जाती है। क्लियर। और आप देखेंगे न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आपका आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर है। क्लियर। इसके बाद अगर आप देखें कि अगर हमने ये वाला विचलन कोण ले लें तो देखो ये वाला जो विचलन कोण है इसके संगत कितने आपतन कोण मिल रहे हैं, एक तो आपतन कोण आपका ये वाला मिल रहा है, दूसरा आपतन कोण आपका ये वाला मिल रहा है। यानी कि न्यूनतम विचलन की स्थिति को छोड़कर बाकी सभी स्थितियों में एक विचलन कोण के संगत आपतन कोण के दो दो मान होते हैं। जैसे आप देखें कि ये न्यूनतम विचलन की स्थिति है, यहां पे विचलन कोण न्यूनतम है, तो इसके संगत आप देखें आपतन कोण केवल क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। लेकिन अगर आपने विचलन कोण का मान इतना ले लिया तो इस विचलन कोण पे एक तो आपतन कोण आपको ये मिल गया और दूसरा आपतन कोण क्या मिल गया, ये मिल गया। क्लियर। यदि डेल्टा बराबर क्या हो जाए, डेल्टा मिनिमम, तब क्या हो जाता, ध्यान देना, I बराबर E। जब आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर हो जाएगा तो मैंने क्या कहा था कि अपवर्तित प्रकाश किरण जो QR होती है वो आधार BC के समांतर हो जाती है। इस स्थिति में क्या हो जाता है आपका R1 बराबर R2। क्लियर। और इस R1 बराबर R2 को हमने किसके बराबर मान लिया, R के। क्लियर। आगे देखेंगे समीकरण 4 से। समीकरण 4 से आप क्या लिखेंगे, A बराबर R1 की जगह भी R और R2 की जगह भी R। ये रहा समीकरण 4 आपका। ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, A बराबर 2R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, A/2। क्लियर। इसको हमने कोई इक्वेशन बना दिया 6। अब हम देखेंगे समीकरण 5 से। समीकरण 5 में क्या है, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। तो डेल्टा की जगह अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा मिनिमम। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम बराबर I की जगह हम I रख रहे हैं प्लस E की जगह अपन क्या रख सकते हैं, I। तो क्या हो जाएगा I प्लस I माइनस A। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम बराबर 2I माइनस A। क्लियर। अब देखो यहां से अपन ने किसका मान निकाला, R का, और यहां से हम किसका मान निकालेंगे, I का, क्योंकि आपको लगाना है स्नेल का नियम। अपवर्तन के लिए किसका नियम होता है, स्नेल का नियम होता है। और प्रिज्म में भी क्या हो रहा है, अपवर्तन होता है। तो स्नेल के नियम में क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R। यानी कि आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, I की और R की। तो जब यहां से आप सॉल्व करोगे देखो क्या हो जाएगा, A को आप इसको ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम बराबर, सॉरी डेल्टा मिनिमम A को इसको ट्रांसफर किया तो प्लस का A हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 2I। इसे अपन थोड़ा और सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 2I बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस A। क्लियर। यहां से अपन ने I की वैल्यू निकाली तो क्या आएगी, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। समीकरण नंबर 7। देखो आपके पास आपतन कोण I भी है और अपवर्तन कोण R भी है। तो अपवर्तन के लिए हम स्नेल का नियम लगा देंगे क्योंकि प्रिज्म में भी अपवर्तन की ही घटना होती है। क्या क्या लिखेंगे आप, स्नेल के नियम से
साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1। कहां से? समीकरण 6 में r का मान है और 7 में i का मान है। क्या लिखेंगे? समीकरण 6 व समीकरण 7 से क्या हो जाएगा? साइन i की जगह अपन क्या लिखेंगे? i की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। क्या लिखेंगे? डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। i की जगह रख दी वैल्यू, इस i की जगह, बट्टे की जगह बट्टे, क्या आएगा? साइन, और अब r की जगह अपन क्या लिखेंगे? समीकरण 6 से a/2। तो क्या हो जाएगा? साइन a/2 बराबर n/1। ठीक है, यहां एक कंडीशन लगा देते हैं। क्या? यदि प्रिज्म का पदार्थ कांच हो, क्या हो? कांच हो, एवं प्रकाश हवा से प्रिज्म में प्रवेश करे, हवा से प्रिज्म में प्रवेश करे, हवा से प्रिज्म में प्रवेश करे, तो प्रकाश किरण किस में प्रवेश कर रही है? प्रिज्म में। तो प्रिज्म का जो माध्यम होगा वो दूसरा माध्यम बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? n2 बराबर ng, यानी कि दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो कांच के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा, और जो हवा का अपवर्तनांक होगा वो पहले माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। तो कांच कौन सा माध्यम हो गया? दूसरा। प्रिज्म का जो माध्यम है कांच, वो कौन सा माध्यम हो गया? दूसरा। और हवा कौन सा माध्यम हो जाएगी? पहला। तो अपन क्या लिख सकते हैं? n1 बराबर na, और na का अपवर्तनांक मोस्टली अपन क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे अपन सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। इसको क्या लिखेंगे अपन? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बट्टे साइन a/2 बराबर n/1 किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया है n/1 किसके बराबर होता है? n2 बट्टे n1 के। तो क्या हो जाएगा? n2 बट्टा n1। क्लियर? और यहां देखो n2 अपन ने किसके बराबर माना है? ng के, और n1 किसके बराबर माना है? na के, यानी कि हवा के अपवर्तनांक के बराबर। और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.00029। तो इसे हम मोस्टली 1 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बट्टा साइन a/2 बराबर n2 की जगह ng, और n1 की जगह अपन क्या लिख देंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? ng बट्टे 1। और 1 का भाग लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये आपका आ गया प्रिज्म सूत्र। क्या आ गया? प्रिज्म सूत्र। क्लियर? ठीक है, अब हम देखेंगे यदि आपका प्रिज्म पतला हो तब क्या डेरिवेशन होगा। क्लियर? ऐसे प्रिज्म जिनके लिए प्रिज्म कोण ए का मान 5 डिग्री या इससे कम हो, तो ऐसे प्रिज्म को हम पतले प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? ऐसे प्रिज्म जिनके लिए प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री या इससे कम हो, तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहेंगे? पतले प्रिज्म। क्लियर? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे प्रिज्म जिनके लिए प्रिज्म कोण ए का मान 5 डिग्री या इससे कम हो, तो ऐसे प्रिज्मों को हम पतले प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? और पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान भी काफी कम होता है। क्लियर? तो आपने प्रिज्म सूत्र क्या देखा था? ये लिखा हुआ आपका प्रिज्म सूत्र। क्लियर? तो आप इसमें देखेंगे ए का मान भी कितना है? 5 डिग्री या इससे कम। तो मैंने कहा आपसे कि विचलन कोण का मान भी काफी कम होता है, तो ए भी आपका काफी कम है, डेल्टा मिनिमम भी आपका कम होगा। इसमें 2 का और भाग लगा देंगे तो वैल्यू और कम हो जाएगी। क्लियर? और यहां पे ए है, ए की वैल्यू कम है, इसमें 2 का भाग लगाएंगे वैल्यू और कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है? इन स्थितियों में डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 कैसा होगा? अल्प।
क्यों? क्योंकि आपका प्रिज्म कोण तो अल्प है ही, 5 डिग्री या इससे कम, और जब पतला प्रिज्म होता है तो विचलन कोण का मान भी काफी कम होता है, तो ये वैल्यू भी कम है, ये वैल्यू भी कम है, इसमें लगाया 2 का भाग, वैल्यू कैसी आ जाएगी? अल्प। इसी प्रकार a/2 भी कैसा आएगा? अल्प आएगा। समझ रहे हैं ना? क्यों? a का मान 5 डिग्री है तो a में हम 2 का और भाग लगाएंगे तो वैल्यू और अल्प आ जाएगी। यानी कि ये दोनों कोण जब अल्प हैं तब आप क्या लिख सकते हैं? अतः साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 बराबर डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। क्यों लिख सकते हैं इतना? क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोण अल्प होते हैं तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। इन बातों को आपको कई बार बता चुके हैं। और साइन a/2 भी किसके बराबर हो जाएगा? a/2 के। अब आप इस प्रिज्म सूत्र का उपयोग कर लें तो क्या हो जाएगा? देखो आप, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन a/2 बराबर में क्या आएगा? ng। क्लियर? यहां देखो 2 कौन सी संख्या है? दूसरी। ये वाला 2 कौन सी संख्या है? चौथी। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो आगे क्या आएगा आपका? डेल्टा मिनिमम प्लस a अपॉन a बराबर ng। यहां से अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम प्लस a, डेल्टा मिनिमम प्लस a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम प्लस a बराबर ng का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ang। क्लियर? अब यहां पर a है तो इसको उधर ट्रांसफर करके ले जाइए तो क्या हो जाएगा? डेल्टा मिनिमम बराबर ang, और a इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का a। क्लियर? तो क्या आएगा? डेल्टा मिनिमम बराबर a हो गया कॉमन, आगे क्या हो जाएगा? ng-1। ये जो आपका आया वो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र है। क्लियर? यहां पे a का मान 5 डिग्री या इससे कम होगा और ng की वैल्यू ऑलरेडी कम होती है। तो कहने का मतलब क्या है? पतले प्रिज्म में विचलन कोण का मान सदैव अल्प होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको यह पूर्णतः समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है आपको किसी भी पॉइंट पर तो आप इस लेक्चर का वो टाइम नोट करिए और उस टाइम के साथ हमें वो प्रॉब्लम को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपका उसका जरूर समाधान करेंगे। धन्यवाद।